नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी श्रृंखला में हम भी जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपके हर सहयोग की कड़ी में। और अब देखिए, हम पिछले क्लासों में बात कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर जो शुरू किया है, नया पेपर। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके, बेसिक चीज़ें। जैसे हम पढ़ के आए जाल या नेटवर्क हमने पढ़ा, नेटवर्क कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम पढ़ के आए। इसके बाद हम सोर्स या स्रोत पढ़ के आए, सोर्सेस ऑफ, जिसमें वोल्टता स्रोत पढ़ा हमने, धारा स्रोत पढ़ा, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। इसके बाद हमने किरचॉफ के नियम पढ़े, लॉज ऑफ किरचॉफ पढ़े। इसके बाद हमने पढ़े कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ को कैसे सोल्व किया जाता है, जिसमें एक तो हमने पढ़ा संधि विश्लेषण है जिसको कहते हैं जंक्शन एनालिसिस, और एक हम पढ़ के आए प्यारे बच्चों लूप विश्लेषण, या जिसको हम कहते हैं लूप एनालिसिस। ठीक है। इसके बाद दोनों थ्योरम में डेरिवेशन करने के पश्चात हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब इसी श्रृंखला कड़ी में कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमारे आगे काम आने वाली है पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में, और कुछ बेसिक चीज़ें भी साथ साथ बातें करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं, जाल या नेटवर्क की। पहले देखो पढ़ चुके, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, जाल या नेटवर्क। जाल या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क की। ठीक है। अब देखिए, जाल या नेटवर्क का मतलब होता है कि एक संयोजन या कॉम्बिनेशन किसका, विद्युत युक्तियों, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, उसी के हम क्या कहते हैं, जाल या नेटवर्क कहते हैं। जाल या नेटवर्क पढ़ने के साथ साथ मैंने फर्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें और बताई थी आपको, और उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं चतुर टर्मिनल जाल। क्या कहते हैं इसको, चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल, या इसको हम कहते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोर टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल, या इसको हम कहते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है। फोर टर्मिनल नेटवर्क को जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जब तक ये नॉलेज नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना डेफिनेशंस को क्लियर कर पाएंगे। अब नाम से ही मालूम है कि चतुर टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है कि सिरे, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, सिरे या एंड होता है, कि वो जाल या वो नेटवर्क जिसके अंदर कितने सिरे हों, चार, और कितने सिरे हों, जिसके अंदर चार सिरे हों, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर टर्मिनल जाल, या उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोर टर्मिनल नेटवर्क। तो फोर टर्मिनल नेटवर्क को अगर हम यहाँ से देखना चाहें, जैसे ये कोई भी जाल या क्या है आपके पास नेटवर्क, ये डब्बा नहीं है भाई, ये डब्बा या कोई बॉक्स नहीं बनाया, ये इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, किसी में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो भी जुड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। अब हर एक जाल में अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए एक एक चीज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे जब भी जाल या नेटवर्क बनाएंगे तो कुछ यूँ ही बना देंगे कि ये कोई भी जाल है, इसमें बहुत सारी विद्युत युक्तियाँ, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, चतुर टर्मिनल जाल का मतलब जिसमें कितने सिरे होने चाहिए, चार। जिसमें कितने सिरे होने चाहिए प्यारे बच्चों, चार सिरे होने चाहिए। चार जो सिरे होंगे उसमें देखिए, सबसे पहले ये इधर की, ये तो क्या हो गया आपके पास, जाल या नेटवर्क। दो सिरे ये हो गए और दो टर्मिनल या दो एंड ये हो गए आपके पास। टोटल कितने एंड दिख रहे हैं आपको, चार। वो जाल या वो नेटवर्क, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार लिखने का नहीं है, वो जाल या वो नेटवर्क जिसमें स्पष्ट रूप से कितने सिरे दिखाई देते हो आपको, चार, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर टर्मिनल जाल, या उसको कहते हैं फोर टर्मिनल नेटवर्क। वो जाल या वो नेटवर्क जिसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से, जिसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से कितने टर्मिनल दिखाई देते हैं, चार, कितने सिरे दिखाई देते हैं आपको, चार, उसे हम क्या कहते हैं, फोर टर्मिनल नेटवर्क। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोर टर्मिनल नेटवर्क। इधर का अलग लूप है अपना, इस साइड का अलग लूप है। ये जो इधर वाले जो सिरे होते हैं इनको कहते हैं निवेशी टर्मिनल। क्या कहते हैं इनको, निवेशी टर्मिनल, या कहते हैं निवेशी सिरे। क्या कहते हैं इनको, निवेशी टर्मिनल कह दो चाहे निवेशी सिरे, इनको कहते हैं इनपुट टर्मिनल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इनपुट टर्मिनल। ठीक है। ऐसे ही जो इस तरफ या दूसरे लूप के जो सिरे हैं इनको कहते हैं निर्गत सिरे। क्या कहते हैं इनको, निर्गत सिरे, या इनको कहते हैं हम आउटपुट टर्मिनल। निर्गत सिरे, या इनको क्या कहते हैं, आउटपुट टर्मिनल। तो इनको कहते हैं आउटपुट टर्मिनल, या इनको कहते हैं निर्गत सिरे, आउटपुट टर्मिनल, निर्गत सिरे। तो दो सिरे तो किसके हो गए, इनपुट के, दो टर्मिनल तो किसके हो गए, इनपुट के, और दो ही टर्मिनल किसके हो गए, आउटपुट के। तो ये तो हो गया आपके पास निवेशी सिरे, और ये कौन से सिरे हो गए आपके पास, निर्गत सिरे। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब यहाँ से देखिए, इनपुट वालों में अलग वोल्टेज और करंट होगा, आउटपुट में अलग वोल्टेज और क्या होगा, करंट। मान के चलते हैं बेसिकली कि इनपुट की करंट या धारा कितनी I1, वोल्टेज कितनी V1, V1 भी कह सकते हैं, E1 कह सकते हैं। इधर कितना मान के चलते हैं, I2 और क्या कहते हैं, V2, I2 और क्या कहते हैं, V2। तो आपको ये, जब भी मैं चतुर टर्मिनल जाल शब्द काम में लूँ, जब भी मैं 4 टर्मिनल नेटवर्क पढ़ूँ या बोलूँ, उस समय आपके दिमाग में ये इतनी इमेज, तुरंत आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए। जब भी मैं इनपुट बात करूं तो ये भाग आना चाहिए, जब भी मैं आउटपुट की बात करूं तो ये पार्ट दिखना चाहिए आपको, और जब मैं चतुर टर्मिनल जाल की बात करूं, जब मैं 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात करूं, तो आपके दिमाग में तुरंत ये इमेज बन जानी चाहिए। यहाँ तक भी किसी की कोई समस्या? अब देखिए, यहाँ ये लिख लीजिए चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क, और ये सारी चीज़ें बना लो। इसके बाद हम अपने जो मेन परिभाषा है, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी, पहले भी डिस्कस कर चुके, फिर भी अभी बहुत अच्छे से बना लो इसको। और जब भी मैं चतुर टर्मिनल या 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात करूँ, तो उस स्थिति में आपके माइंड में तुरंत ये चीज़ें आनी चाहिए कि यहाँ चतुर टर्मिनल बोला सर ने, इसका मतलब ये होगा। अब इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, वो एक एक चीज़ पे हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसेप्ट के साथ हम बात करने वाले होंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबने बना लिया होगा चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क, और यहाँ तक समझने में किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, बनाइए यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं अपन। अब देखिए, यहाँ से जो नई चीज़ें हम जो सीखने वाले हैं, उसमें देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लगाइए परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। प्रतिबाधा तो हम पढ़ के आए, अब लेकिन प्रतिबाधा में भी प्रकार या टाइप्स पढ़ेंगे हम, जिसको हम कहते हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या जिसको हम कहते हैं ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। ठीक है, हेडिंग लगाइए परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। देखिए, जो प्रतिबाधा के जो टाइप्स डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इम्पीडेंस के जो प्रकार बता रहा हूँ मैं, वो प्रकार इस चतुर टर्मिनल को लेते हुए ही हम डिफाइन करेंगे। 4 टर्मिनल की सहायता से ही हम परिभाषित करेंगे। इसको कहते हैं निवेशी लूप या निवेशी सिरे कह सकते हैं, और इसको कहते हैं निर्गत सिरे या निर्गत लूप या आउटपुट लूप कह सकते हैं। आउटपुट का पार्ट है और ये किसका पार्ट होगा, आपके पास इनपुट का पार्ट। ठीक है, अब देखिए, बार बार चाहे ऐसे कह दो कि एक टर्मिनल या एक जाल लेके चलेंगे हम, जिसके अंदर कितने टर्मिनल हो, 4, जिसमें कितने टर्मिनल हो, 4, 2 इनपुट के होंगे, 2 किसके होंगे, आउटपुट के। ठीक है, तो हेडिंग लगाई सबने परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। वैसे तो प्रतिबाधा आप जानते हो भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब R को हम क्या कहते हैं, Z कहने लग गए, तो Z इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, Z इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन कितना होगा, I। अरे V अपॉन कितना होगा, I होगा। अब V तो, अब देखो बेसिक तो हम Z बराबर क्या कह देते हैं, V अपॉन I या E अपॉन I कह देते हैं, लेकिन V अब कौन सा लेना है, V1 लेना है, V2 लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से अलग अलग प्रकार डिफाइन होंगे। करंट या धारा I है, I की जगह I1 लेके चलना है, I2 लेके चलना है। करंट या धारा की जगह I1 लेके चलना है, क्या लेके चलना है, I2। यहीं से हम इसके प्रकार डिफाइन करेंगे। Z इक्वल टू कितना होगा आपके पास, V अपॉन I। अरे भाई Z इक्वल टू तो हम सब जानते हैं, Z इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन I होता है। लेकिन अब इसमें जब चतुर टर्मिनल या 4 टर्मिनल लेके चलेंगे, तो वोल्टेज कौन सा लूँ, करंट कौन सा लूँ, या दोनों ही सेम लेने हैं, उस स्थिति में नाम क्या क्या होंगे उसी हिसाब से परिभाषित है। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, हेडिंग लगाइए ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस, ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस में देखिए क्या लिखना है शुरुआत में। एक तो क्या है कि डायग्राम को लिखना सीखिए, डायग्राम को लिखना सीखिए। अब ड्राइवन पॉइंट की जब बात करेंगे तो चतुर टर्मिनल को ही काम में लेके चलेंगे अभी अपन यहाँ पे। ठीक है, तो लिखे इसमें, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क।
माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसमें माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, हेडिंग लगाई ली सबने, उसके आगे लिखिए माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसमें 2 निवेशी सिरे तथा 2 निर्गत सिरे विद्यमान हैं, जिसमें 2 निवेशी सिरे एवं 2 निर्गत सिरे विद्यमान हैं, which consist 2 input terminals and 2 output terminals, which consist 2 input terminals and 2 output terminals, जिसमें 2 निवेशी सिरे एवं 2 निर्गत सिरे विद्यमान हैं, which consist 2 input terminals and 2 output terminals। अभी तक तो हमने किसकी बात बताई, चतुर टर्मिनल, इतना लिख दिया। इसके बाद इतना बता दिया निवेशी सिरे और क्या बता दिए, निर्गत सिरे। अब ये भी बता दो कि निवेशी धारा कितनी है, I1, निर्गत धारा कितनी है, I2, इनपुट और आउटपुट करंट, वोल्टेज इनपुट कितना V1, आउटपुट कितना V2। तो लिखिए इसी में आगे, यहाँ निवेशी तथा निर्गत धाराएं क्रमशः है, यहाँ निवेशी तथा निर्गत धाराएं क्रमशः है, I1 तथा I2 हैं, यहाँ निवेशी तथा निर्गत धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 हैं, यहाँ निवेशी तथा निर्गत धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 हैं। Here input and output currents, I1 and I2 respectively, here input and output currents I1 and I2 respectively। आगे लिखिए input and output voltages V1 and V2 respectively, input and output voltages V1 and V2 respectively। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताएं क्रमशः V1 तथा V2 हैं, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताएं क्रमशः V1 तथा V2 हैं, निवेशी तथा निर्गत वोल्टताएं क्रमशः V1 तथा V2 हैं। इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेज आर V1 and V2 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए हमें क्या चीज़ मालूम है कि अभी भी बताया था V इज इक्वल टू कितना होता है IR, R को हम क्या कहते हैं Z इक्वल टू कितना हो V अपॉन कितना हो I, ठीक है। अब नॉर्मल तो हम Z बराबर या प्रतिबाधा, Z का मतलब क्या होता है, प्रतिबाधा इम्पिडेंस, Z का मतलब क्या होता है, इम्पिडेंस होती है आपके पास प्रतिबाधा। अब Z का मतलब प्रतिबाधा इम्पिडेंस है, तो बेसिक फॉर्मूला तो V अपॉन क्या हो गया आपके पास I हो गया। लेकिन यहाँ की जो अपनी स्थिति है उस स्थिति में देखें तो अपने पास 2 ही तो करंट है, I1 और I2, कौन सा तो करंट काम में लूँ, और 2 ही वोल्टेज है V1 और V2। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कौन सा तो वोल्टेज काम में लूँ, V1 लगाऊँ या V2 लगाऊँ, और V1 और V2 के साथ या संगत या करस्पॉन्डिंग कौन सी करंट या धारा लगाऊँ, I1 लगाऊँ या I2 लगाऊँ, या कौन सा करंट लेके चलो, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रतिबाधा का मतलब तो हो गया V अपॉन I। अब ये शब्द क्यों जुड़ा है, परिचालन बिंदु या ड्राइवन पॉइंट इम्पिडेंस, क्या शब्द जुड़ा हुआ प्यारे बच्चों, ड्राइवन पॉइंट इम्पिडेंस। ड्राइवन पॉइंट का मतलब होता है कि पहले लूप का मतलब निवेशी की तो करंट हो और निवेशी का ही वोल्टेज हो, तब जो, अब देखो फॉर्मूला तो है V अपॉन I, लेकिन अगर फॉर्मूला बना दूं V1 अपॉन I1, तब या इधर से फॉर्मूला बनाऊं तो मैं बनाऊं V2 अपॉन कितना बनाऊं I2। इसका मतलब निवेशी का ही तो वोल्टेज और निवेशी का ही करंट, और निर्गत का ही वोल्टेज और निर्गत का ही करंट काम में लूँ। अगर इनपुट की ही वोल्टेज इनपुट का ही करंट, और अगर आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट का ही करंट अगर काम में लूँ तो फॉर्मूला तो वही है Z का, Z बराबर क्या होता है V अपॉन I। लेकिन अगर ये भी पहला है और ये भी पहला है, 1 का मतलब कौन से की बात हो रही है, इनपुट की, और 2 की मतलब कौन से की बात हो रही है, आउटपुट की। अगर इनपुट का ही वोल्टेज इनपुट का ही करंट ले लो, या तो मतलब इस वाले भाग का ले लो, या इनपुट लूप कह दो, या इस लूप का ले लो, या निवेशी का ले, और अगर करंट और वोल्टेज दोनों ही किसकी ले, निर्गम की, तो या तो V1 अपॉन I1 रखें या V2 अपॉन I2 रखें। तो V अपॉन I आते ही तो क्या शब्द आ गया, Z, अरे क्या शब्द आ गया, प्रतिबाधा। और अगर सेम हो इनपुट और इनपुट का, ये किसका, आउटपुट और आउटपुट का, तब इस प्रतिबाधा को हम क्या कहते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में,
कि अगर इनपुट की ही वोल्टेज, इनपुट का ही करंट, या फिर आउटपुट की ही वोल्टेज और आउटपुट का ही करंट अगर काम में लें, तो जो प्रतिबाधा है, जो इम्पीडेंस बनेगी, भाई प्रतिबाधा तो बन गई V/I होते ही। अब इसमें अगर पहला पहला हो, इनपुट के साथ इनपुट का ही हो और आउटपुट वाले वोल्टेज के साथ आउटपुट का ही करंट हो अगर, तो उस प्रतिबाधा को हम क्या कहते हैं? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस कहते हैं। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। तो देखो लिखे कैसे, इसको बहुत साधारण भाषा में लिखना है। अब देखो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी इसकी, यहीं से बना दूंगा परिभाषा। देखो प्रतिबाधा सबको मालूम है V/I। ड्राइवन में इतनी चीज याद रखनी है कि निवेशी निवेशी होगा, निर्गम निर्गम होगा, 1 1 होगा, 2 और नीचे भी कितना आएगा? 2। बस इतना जिसके याद है, बाकी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल। अब क्या क्या परिभाषा लिखूं इसकी? इसकी परिभाषा ये लिखी जाएगी कि अगर निवेशी का या पहले लूप की अगर वोल्टेज ज्ञात कर लूँ और उसी लूप की धारा से अगर भाग या डिवाइड कर दूं, तो जो राशि ये मेरे को प्राप्त हुई है, ये जो क्वांटिटी मेरे को प्राप्त हुई V1/I1, उसी लूप की या प्रथम लूप की ही वोल्टता ज्ञात करके अगर उसी लूप की ही धारा से अगर उसमें भाग दे दें या डिवाइड कर दें, प्रथम लूप की ही वोल्टता और उसी लूप की धारा का अगर उसमें भाग या डिवाइड कर दें, तो जो राशि या जो क्वांटिटी हमें प्राप्त होगी वो कौन सी होती है? परिचालन बिंदु होती है। अरे कौन सी क्वांटिटी होगी? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। याद कैसे रखना है इसको शॉर्ट में? अपनी ही वोल्टेज अपना ही करंट, पहले की वोल्टेज पहले का करंट, दूसरे की वोल्टेज दूसरे का करंट, इनपुट की वोल्टेज इनपुट का करंट, ठीक है, और आउटपुट की वोल्टेज आउटपुट का करंट। तो कौन सी प्रतिबाधा होगी? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। कौन सी होगी भाई? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों इसको? अरे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? ड्राइवन पॉइंट इम्पीडेंस कहेंगे इसको। बात समझ में आ रही है सबके? तो हमने बेसिक चीज़ें तो लिख ली कि एक चतुर टर्मिनल जाल है, थ्योरी में लिख लिया ना हेडिंग लगाने के बाद। उसके अंदर हमने लिख लिया कि निवेशी सिरे और कौन से सिरे? निर्गत सिरे। I1 और क्या है आपके पास? V1, I2 और क्या है आपके पास? V2, I2 और आपके पास क्या है? V2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए I2 V2 है, I1 V1 है, ये सारी बातें लिख दी। अब क्या करेंगे? अब अगली लाइन से लिखिए, यदि प्रथम लूप क्या लिखेंगे? यदि प्रथम लूप, और ब्रैकेट में लिख लिए निवेशी भाग या निवेशी लूप या निवेशी भाग लिख सकते हो। यदि प्रथम लूप या निवेशी भाग की वोल्टता ज्ञात करके, यदि प्रथम लूप या निवेशी भाग की वोल्टता ज्ञात करके, यदि प्रथम लूप या निवेशी भाग की वोल्टता ज्ञात करके उसी भाग की धारा द्वारा भाग लगाने से, उसी भाग की धारा द्वारा भाग लगाने से प्राप्त राशि को, उसी भाग की धारा द्वारा भाग लगाने से प्राप्त राशि को परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहते हैं। 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 If we divide voltage of first loop or input part, if we divide voltage of first loop, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इनपुट पार्ट, if we divide voltage of first loop or input part by current of first part, by current of input part, by current of input part, by current of input part, then this quantity is called driven point impedance. Then this quantity is called driven point impedance. Then this quantity is called driven point impedance. Driven point impedance. Then this quantity is called driven point impedance.
तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा जेड प्रतिबाधा, जेड का मतलब होता है V1 V अपॉन कितना होता है I। अब पहले की वोल्टेज पहले की करंट, तो V1 अपॉन I1, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे IN का मतलब इसको निवेशी प्रतिबाधा भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, इनपुट इम्पिडेंस भी कहते हैं। IN का मतलब होता है इनपुट, IN का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इनपुट होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरे लूप की बात करें, इसी प्रकार कौन से लूप की बात करें, दूसरे की, तो यहां तक लिख लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, इसी प्रकार या सिमिलरली, इसी प्रकार या सिमिलरली। सिमिलरली क्या होगा, अगर Z2 लिखेंगे, इसको इनपुट कहते हैं इसको, और इसको लिखेंगे तो अब देखो पहला आया तो Z1 हो गया, 2 आया तो कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, तो V2 अपॉन कितना हो गया आपके पास I2, V2 अपॉन कितना हो गया I2। इसी प्रकार या सिमिलरली V2 अपॉन I2। तो आप तो इतनी ही चीज़ ध्यान में रखिए, इसको भी नोट कर लीजिए, आप तो इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखिए कि खुद की वोल्टेज खुद का करंट, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टता बटे धारा, ये तो आपको मालूम है कि क्या होता है, जेड या प्रतिबाधा होती है, मालूम है सबको। अगर पहले लूप की वोल्टेज पहले का ही करंट या दूसरे लूप की वोल्टेज और उसी का करंट हो, तब वो प्रतिबाधा, जेड का मतलब तो क्या होती है, प्रतिबाधा। और अगर खुद का खुद में ही हो, पहले का पहले के साथ ही हो, तो उसके साथ शब्द जुड़ जाता है, उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। लिख लिया सबने? तो ये तो बात हुई किसकी मेरे प्यारे बच्चों, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की। जब इधर का काम में लेंगे तो इधर के सारे वोल्टता स्रोत हम नगण्य मान के चलते हैं, और इधर को जब काम में लेते हैं तो इधर के सारे वोल्टता स्रोत नगण्य मान के चलते हैं। तो इस बात को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक लाइन लिख दीजिए, लिखना चाहो तो, कि अगर पहले का ज्ञात करते हैं तो पहले का ही वोल्टेज सोर्स काम आता, दूसरे काम नहीं आते, दूसरे का ज्ञात करते हैं दूसरे के काम आते हैं, पहले के काम नहीं आते। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, नीचे लिखने के बाद, लूप के अनुसार अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को, लूप के अनुसार अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। लूप के अनुसार अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। लूप के अनुसार अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। अकॉर्डिंग टू लूप all other voltage sources, according to loop all other voltage sources are replaced by, according to loop all other voltage sources are replaced by, according to loop all other voltage sources are replaced by their internal impedances। इसका मतलब ये है कि उनकी, भैया अगर पहले पे काम कर रहे हैं तो पहले की वोल्टता दूसरे को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। आंतरिक प्रतिबाधा का मतलब इसकी वोल्टता लगभग या नगण्य या शून्य मान के चलते हैं, बस इतना ही मतलब है इसका। समझ गए सारे प्यारे बच्चे? प्रतिबाधा हम पहले से जानते थे, Z बराबर V/I। अगर पहले भाग का लूप, पहले का ही करंट, दूसरे का वोल्टेज और दूसरे का ही करंट हो, तो उस प्रतिबाधा को हम क्या कहने लग जाते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइवन पॉइंट इम्पिडेंस। ठीक है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड हेडिंग लगाइए, अंतरित प्रतिबाधा है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस। अंतरित प्रतिबाधा है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस। अंतरित प्रतिबाधा है जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसफर इम्पिडेंस। अंतरित प्रतिबाधा या जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इम्पिडेंस। हेडिंग लगाओ, अगली लाइन से स्टार लगा के, पॉइंट लगा के, या एरो का साइन यू लगा लिया करो, कोई नई परिभाषा डेफिनेशन आए। ठीक है, अभी चाहे कैसे भी लिख लिया करो, एग्जाम में कैसे लिखना वो और बेहतरीन तरीके से मैं लास्ट में समझाऊंगा। अंतरित प्रतिबाधा या जिसको हम कहते हैं
ट्रांसफर इम्पिडेंस। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो यहाँ जो काम हुआ था अभी पीछे वाले में क्या हुआ था कि खुद की वोल्टेज खुद का ही करंट, खुद की वोल्टेज और खुद का ही करंट, तो वो प्रतिबाधा जो बनती है उस प्रतिबाधा को हमने क्या कहा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, जिसको हम कहते हैं ड्राइवन पॉइंट इम्पिडेंस। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले, अंतरित प्रतिबाधा की। ठीक है, अब जैसे ये दो भाग जुड़े हुए हैं, जाल या नेटवर्क से जुड़ा हुआ, ये इनपुट पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, आउटपुट पार्ट है। बीच में जाल है तो दोनों का कनेक्शन है। जब दो लूप या दो भाग, ये इनपुट का है और ये कौन सा है, आउटपुट का है, दो हो गए आपके पास। जब दो लूप या जब दो भाग परस्पर जुड़े हुए हों या एक दूसरे के संपर्क में हो, तो उन दोनों के बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया। क्या होती है प्यारे बच्चों, अन्योन्य क्रिया, जिसको कहते हैं इंटरेक्शन। अन्योन्य क्रिया क्या होती है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, कुछ आदान प्रदान होता है, कुछ इधर का काम में ले ले, कुछ उसका अपन काम में ले ले, वो अपना कुछ काम में ले ले, यही तो होती है अन्योन्य क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। भाई जब भी कोई दो लूप या जब कोई दो भाग एक दूसरे के संपर्क में हो या दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो, उस स्थिति में क्या होता है आपके पास कि कुछ भाग वो अपना काम में ले सकता है, उसका कुछ भाग हम काम में ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो खुद का खुद ही काम में ले रहे थे, अब जब प्रतिबाधा की बात आती है, और प्रतिबाधा कौन सी, अंतरित, या इसको कहते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस। किससे लिखा जाता है, ZT से लिखते हैं इसको। ठीक है, मतलब होता है ट्रांसफर। अब यहाँ से देखिए, इसका कुछ हम काम में ले लें, इस इधर वाले का कुछ इधर काम में ले लें, इसका मतलब करंट इसका वोल्टेज इसकी, या वोल्टेज इसकी करंट इसका, इंटरचेंज हो। पहले तो ऐसे V1 था, अब V1 के साथ क्या हो, I2 हो, या V2 के साथ में क्या हो, I1, अरे V2 के साथ में क्या हो आपके पास, I1 हो, V2 के साथ में I1 हो, वोल्टेज पहले की, करंट दूसरे का, वोल्टेज दूसरे की, करंट पहले का। इसका मतलब हुई कि नहीं हुई, दोनों में अन्योन्य क्रिया हो गई। जब दो लूप या जब दो भागों में जब परस्पर संपर्क या कनेक्टिविटी होती है तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन होता है, और उस अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन के कारण कुछ हमारा वो काम में लेता है, उसका कुछ हम काम में लेते हैं। निवेशी का या इनपुट का कुछ आउटपुट काम लेता, आउटपुट का कुछ क्या कौन काम में लेता, इनपुट। तब जो प्रतिबाधा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरित प्रतिबाधा, या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसफर इम्पिडेंस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफर इम्पिडेंस। जैसे वोल्टेज पहले की, करंट दूसरे का, वोल्टेज दूसरे की, करंट पहले का। समझ रहे हो, ये भी कौन सी है, जेड ट्रांसफर हो गया, और ये भी कौन सा बन गया आपके पास, जेड ट्रांसफर। ये 1-2 है और ये कितना आपके पास 2-1। इसको हम क्या कहते हैं, 1-2, अरे इसको क्या कहते हैं, 1-2। भाई पहला वोल्टेज करंट दूसरा, तो इसको कह देते हैं ZT। जेड का मतलब प्रतिबाधा, टी का मतलब अंतरित या ट्रांसफर। बोले कौन से कौन से में, 1-2 से, और ये 2-1 है तो इसके ZT के आगे क्या लगा देते हैं, 2-1। तो अब इसकी परिभाषा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जब कोई भी दो लूप या जब कोई भी दो भाग एक दूसरे के संपर्क या एक दूसरे से जुड़ाव या एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के कारण एक दूसरे में कुछ न कुछ आदान प्रदान होगा, और उस आदान प्रदान से ही जो प्रतिबाधा बनेगी वो प्रतिबाधा क्या कहलाती है, अंतरित प्रतिबाधा है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर इम्पिडेंस। हेडिंग लगा लो सब बच्चे, ट्रांसफर इम्पिडेंस। अब इसमें लिखिए, बहुत सटीक भाषा में लिखेंगे अपन। जब कोई दो लूप या कोई दो भाग, जब कोई दो लूप या कोई दो भाग परस्पर जुड़े हुए होते हैं, जब कोई दो लूप या कोई दो भाग परस्पर जुड़े हुए होते हैं तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। When two loop or parts are connected with each other, when two loops or parts are connected with each other, then there is interaction between them, then there is interaction between them, then there is interaction between them, then there is interaction between them.
इसका मतलब क्या हुआ, कोई पहले का दूसरा काम में ले रहा है, दूसरे का कौन, कोई कुछ भाग कौन साथ में ले रहा है, पहले का। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले लूप की वोल्टता में अगर दूसरे लूप की धारा का भाग दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी वो राशि कौन सी प्राप्त होती है, अंतरित प्रतिबाधा। तो आगे लिखिए, यदि प्रथम लूप की वोल्टता में, या तो ऐसे लिख लिए प्रथम लूप, या ऐसे कह सकते हैं कि एक लूप, देखो वोल्टेज दूसरे की, करंट पहले का, वोल्टेज पहले की, करंट दूसरे का, तो एक लूप में, एक लूप की वोल्टेज में दूसरे का करंट का भाग देना। देखो वोल्टेज पहले की, करंट दूसरे का, वोल्टेज दूसरे की, करंट पहले का, यही तो हुआ आपके पास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, एक लूप की वोल्टता में, एक लूप की वोल्टता में, एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा, एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का भाग देने पर, एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की वोल्टता का भाग देने, दूसरे लूप की धारा का भाग देने पर, एक लूप की वोल्टता में दूसरे लूप की धारा का भाग देने पर प्राप्त राशि, भाग देने पर प्राप्त राशि को अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं, को अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं, को अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं। डिवाइडिंग डिवाइडिंग वोल्टेज ऑफ ए लूप, dividing voltage of a loop by current of another loop, dividing voltage of a loop by current of another loop, by current of another loop, then the quantity is called, then this quantity is called transfer impedance, then this quantity is called transfer impedance, then this quantity is called transfer impedance, then this quantity is called transfer impedance। क्या होंगी ट्रांसफर इम्पीडेंस, समझ में आई गई होगी। वोल्टेज पहले का, करंट दूसरे का, वोल्टेज दूसरे का, करंट पहले का। तो आगे लिखिए, प्रथम तथा द्वितीय, प्रथम तथा द्वितीय, या ऐसे कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हैं निवेशी तथा निर्गत सिरों के मध्य, प्रथम या द्वितीय कह दो, या निवेशी तथा क्या कह सकते हो, निर्गत कह सकते हो। निवेशी तथा निर्गत सिरों के मध्य, कैसे भी लिख लो, प्रथम या द्वितीय लूप, या कह सकते हो निवेशी या निर्गत सिरों के मध्य, निवेशी या निर्गत सिरों के मध्य अंतरित प्रतिबाधाएं, अंतरित प्रतिबाधाएं, अंतरित प्रतिबाधाएं। कैसे लिखे जाएंगे अंतरित प्रतिबाधाएं, यहाँ लिख रखी है अपन ने, जेड अंतरित का मतलब ट्रांसफर, वोल्टेज पहले का, करंट दूसरे का, या इसी प्रकार दूसरा क्या हो सकता है, सिमिलरली आपके पास वोल्टेज दूसरे का और करंट किसका, पहले का। तो ये तो कौन सा हो गया, 1 2, तो इसको लिखते हैं ZT1 2, इसको लिखते हैं ZT21, 2 और 1। तो नोट कर लो, ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स सच एज, ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स सच एज, transfer impedance of input and output terminals such as, फिर नीचे ये लिख लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए जिससे कि दिख जाए, रटना नहीं है। एक दूसरे का होगा तो ट्रांसफर, खुद का खुद से होगा तो परिचालन, बस कहानी खत्म। नीचे एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख दो, जबकि अन्य जैसे ये वोल्टेज V1 काम में आ रहा है तो बाकी जितने भी V2 वोल्टता स्रोत है वो काम नहीं आ रहे, जब V2 काम आ रहा तो ये काम नहीं आ रहा, तो नीचे लिख दो, ये लिख लिया सबने। इसके बाद नीचे एक लाइन और लिख लो, अन्य वोल्टता स्रोतों को, अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, अन्य वोल्टता स्रोतों को, अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं, अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अनदर वोल्टेज सोर्सेस आर ट्रांसफॉर्म्ड, अनदर वोल्टेज सोर्सेस आर रिप्लेस्ड या ट्रांसफॉर्म्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस, अनदर वोल्टेज सोर्सेस आर ट्रांसफॉर्म्ड या रिप्लेस्ड बाय इंटरनल इम्पीडेंस। अर्थात
उनकी वोल्टता शून्य मापी जाती है, अर्थात उनकी वोल्टता शून्य मापी जाती है। दैट इज देयर वोल्टेज मेजर्ड जीरो, देयर वोल्टेज इज मेजर्ड जीरो। भैया एक काम में आ रहा दूसरे का कोई मतलब नहीं है, दूसरा काम में आ रहा तो पहले का कोई मतलब नहीं है। अब ये बताओ मुझे दोनों परिभाषाएं समझ में आई नहीं आई? आगे इन्हीं पे आधारित काम चलेगा। बिल्कुल मालूम होना चाहिए परिचालन, अंतरित, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे अगली क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए, इसके बाद थ्योरम्स आएंगी, साथ साथ न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं, धन्यवाद सबको।